दहशतगर्द फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा के बाद दाता दरबार पर हमला बता रहा है सिक्योरिटी खतरात खत्म नहीं हुए। आगे यौम अली है, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात करना होंगे। वज़ीर आज़म को हुकूमत करना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अवाम भी आसानी महसूस कर रहे हैं या नहीं? दीगर अक़वाले ज़री की तरह इमरान खान का ताज़ा कौल भी अपनी मिसाल आप है। और आपका रहा मोहब्बतों भरा साथ, तभी तो बनी बात। जियो पाकिस्तान की 30वीं सालगिरह पर पाकिस्तान का सबसे मकबूल मॉर्निंग शो बनाने पर आपका शुक्रिया। जनाब, एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे जियो पाकिस्तान में। हुमा एंड अब्दुल्ला और उन तमाम सितारों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन तमाम मेहमानों का, उन तमाम सेलिब्रिटीज़ का जो इस प्रोग्राम में आते हैं और इसरार करके भी बाज़ दफ़ा आते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपना वक्त देते हैं और इस प्रोग्राम को और चार चांद लगा देते हैं। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। उन सारों को पता भी है और हम बताते भी रहते हैं। बहुत सी बातें करनी है और आपको पता है टाइम हमेशा कम ही हो जाता है, लेकिन आज सुबह जो लाहौर में हुआ है उससे हम सारे ज़रा परेशान ही हो गए हैं। उसके बारे में बात करें। दाता की नगरी में दाता दरबार के बाहर दहशतगर्दों का वार खतरे की घंटी है। 3 दिन से लाहौर बड़ी सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा है और ऐसे मौके पर सिक्योरिटी में कोताही की गुंजाइश नहीं। दाता दरबार के बाहर एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब खुदकुश हमले के नतीजे में 4 एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए। एलीट फोर्स के एहलकार गेट नंबर 2 यानी गेट नंबर 2 पर फराइज अंजाम दे रहे थे, जिन्हें 8:45 पर निशाना बनाया गया और धमाका खुदकुश हमला था जिसका हदफ एलीट फोर्स के एहलकार थे। सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया। पुलिस टारगेट थी क्योंकि जाहिर है वो जिस साइड से आया है वहाँ पे वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेट वे वो पुलिस की गाड़ी, चूँकि ये रूटीन में यहाँ ये हमारी जो QRF मौजूद होती है दाता साहब और इस एरिया की हिफाजत के लिए राउंड द क्लॉक, उसको ही आके उसने स्ट्रेट वे टारगेट किया। लाहौर के धमाके के चंद घंटे पहले तक भरपूर सियासी सरगर्मी का मरकज बना हुआ था, जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला कोट लखपत जेल की जानिब रवां था। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर नाकाम हमला हुआ। इन हालात में सिक्योरिटी इदारों को गैर मामूली अलर्ट रहना पड़ेगा। इसी पर बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बता दें शहबाज साहब कि हुकूमत पंजाब की नज़र में सिक्योरिटी इंतजामात ठीक थे या कोई कमी थी? इंटेलिजेंस वगैरह ने भी ठीक इत्तलात दे दी थी या मामला रूटीन के मुताबिक जारी था? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से, बल्कि इससे भी शायद अब ज़्यादा अरसे से, हमारा मुल्क दहशतगर्दी की इस लानत के साथ लड़ रहा है। इसमें हमारी अफवाज की, हमारी पुलिस ऑफिसर्स की, हमारी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट की और हमारी आवाम की बहुत सारी कुर्बानियाँ शामिल हैं। और हमें ये मुल्क भीख में नहीं मिला था। हमें आज़ादी के टाइम पर भी जंग लड़ के लेना पड़ा था और इसकी आज़ादी को महफूज करने के लिए भी हमारी अफवाज से लेके हमारी आवाम तक सब ने जंग लड़ी है। अभी भी ये जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमें चैन से नहीं चाहते और कोई ना कोई वो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये वाला जो मामला हुआ है, ये क्योंकि अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, हमें इसके जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जब हमारे पास आएंगे तो हम अगली बात इस पे करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। कोई स्पेसिफिक थ्रेट इस जगह के लिए नहीं था और सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, तो इसलिए शायद वो दरबार की तरफ जाने की बजाय बाहर उन्होंने एक पुलिस की मोबाइल को टारगेट किया। तो अगर आप देखें तो जब सिक्योरिटी इंटैक्ट होती है तो फिर जो दहशतगर्द हैं अक्सर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं। अगर सिक्योरिटी वहाँ ना हो तो फिर वो डेफिनेटली बड़े पैमाने पे जाके अवाम को टारगेट करते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या और इसके तमाम पहलू हम देखें। फिर भी हम कुछ चीज़ें पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहते हैं, जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 2 दिन पहले इसी मकाम पर आए थे और कल एक रैली भी थी। लाहौर में सियासी गहमा गहमी भी चल रही है और ऑफ कोर्स रमज़ान की रिवायती रौनक भी है। तो इसके बावजूद एक खुदकुश हमला हो जाना, इसे पुलिस और हुकूमत की नाकामी ना कहा जाए तो फिर क्या कहेंगे?
देखिए, आपको मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये बहुत सालों से हम दहशतगर्दी की इस जंग से लड़ रहे हैं। ये आपकी नाकामी या मेरी नाकामी नहीं, ये कुछ काम ऐसे हैं जो हम एज अ कौम इकट्ठे होकर कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे नाकाम कहें, मैं आपको नाकाम कहूँ, मैं पुलिस को नाकाम कहूँ, किसी को भी नाकाम कहूँ, तो ये अगले दिन हमें फिर जंग लड़नी पड़नी है। हमें सबको इकट्ठे होकर लड़नी पड़नी। दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, इसमें कोई तफरीक नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं, इसमें हम अपने तमाम अदारों के पीछे खड़े हैं। जहाँ पे अगर हमसे लैप्स हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमसे का मतलब हम एज अ पाकिस्तानी कौम, हमारे इदारे, हम सारे एक हैं। जहाँ पे अगर हमसे कोई लैप्स हुआ या हमारी कमी है किसी जगह पे या हमारी स्ट्रेंथ में कमी है, तो हमें अपग्रेड करना है, उस चीज़ को बेहतर करना है और हमने फाइट बैक करना है। अभी क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है आपको इस पर शेयर करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा शहबाज साहब कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में हमने देखा है कि एकदम से तेज़ी आई है। फाटा, बलूचिस्तान और अब लाहौर को टारगेट किया गया है। आप लोगों को कोई ख़ास वजह इस मौके पर कार्रवाइयाँ करने की समझ में आती है? ये आप देख लीजिए, आपने खुद ही, आपका सवाल ही इतना अच्छा है कि उसमें जवाब मौजूद है कि फाटा, बलूचिस्तान और लाहौर, आप इसका पैटर्न देख लीजिए। फाटा में जो कुछ हो रहा है, हम जो कुछ वहाँ को इसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, वहाँ के अवाम के लिए ऐसी मेन स्ट्रीम के उन्हें हम जमहूरियत और वो जो पुराने काले कानून थे उन्हें ख़त्म करके वहाँ पर जमहूरियत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि वहाँ के चैन को, बलूचिस्तान के चैन को और फिर लाहौर के चैन को, तो ये इसमें आपको बड़ा एक पैटर्न नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम में बड़ा रिजॉल्व है, पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह फाइट बैक करेगी। हम अपनी अफवाज, अपने सिक्योरिटी इदारों और अपनी अवाम सारे मिलके खड़े हैं और आप देखेंगे कि ये जो भी दुश्मन का ख्वाब है या जो भी दुश्मन का इरादा है, इसको हम नेस्तो नाबूद करेंगे, मिलके करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ना ये मुल्क हमें आज़ादी इसकी बगैर लड़े मिली थी और ना इस मुल्क की अब आज़ादी बचाने की मुहिम जो है वो बगैर लड़े हमारे नसीब में, लेकिन हम लड़ने के लिए अपने मुल्क के एक एक इंच को दफा कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आने वाले दिनों के लिए हुकूमत ने क्या सोचा है? आगे यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाने की ज़रूरत है और क्या शहरियों के लिए कुछ खुसूसी हिदायत भी जारी कर रहे हैं? आप लोग कुछ सोचा है इस किस्म का? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी की हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले भी इस सूरत में अरेंजमेंट्स कर रखे थे। इस इंसिडेंट के बाद तो और भी ज़्यादा लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में हमें सबको, मैं दोबारा कहता हूँ कि दहशतगर्दी सिर्फ पुलिस का, सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का, सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, ये हम सब ने अपने इर्द गिर्द वॉच रखनी है। हम सब ने देखना है कि कोई इस तरीके का शख्स जो हमें थोड़ा पुरसरार लग रहा हो, हमारे मोहल्ले में तो नहीं रह रहा, हमारे गली कूचे में तो नहीं रह रहा, हमारे किसी दोस्त के मकान में तो नहीं रह रहा, वो गली मोहल्ले में चलते हुए अगर हमें नजर आए तो हमें कांटेक्ट करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ। तो हमें सबको चौकन्ना रहना है, सिक्योरिटी इदारों को भी रहना है और डेफिनेटली आने वाले महीनों में हम अपनी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर भी करेंगे। इसमें सबको चौकन्ना रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल हमसे बात कर रहे थे। अच्छा जी, दाता दरबार में शहीद होने वालों की हम बात कर रहे हैं तो दाता दरबार धमाके में शहीद होने वालों में एक निजी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड रफाकत अली भी शामिल था। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 3 कमसिन बेटियों का ये बाप रफाकत अली, इसको 4 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली थी, तो घर में क्या हालात होंगे ये आप सब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका गम से निढाल बेवा और बच्चों की हालत इज़हार बता रहे हैं। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। सिक्योरिटी गार्ड रफाकत अली दाता दरबार की सिक्योरिटी पर तैनात था। खुदकुश धमाका हुआ और शहादत का रुतबा पा लिया। मैयत घर पहुंची तो हर आंख अश्क बार। रफाकत अली शहीद एक कमरे के मकान में किराए पर रहता था। हालत ऐसी कि दरो दीवार भी चीख चीख कर गुर्बत की गवाही दे रहे थे। गम से निढाल बेवा कहती है 8000 माहाना तनख्वाह और वो भी 4 माह से नहीं मिली थी। वही कमाने वाला था, वही चले गया, अब कोई सहारा नहीं है। रफाकत अली की 3 कमसिन बेटियां, आंखों में आंसू लेकिन हैरान परेशान। इन नन्ही कलियों को मालूम ही नहीं कि हुआ क्या है। बाप की मैयत तो सामने पड़ी है लेकिन नहीं जानती कि उनका शफीक बाप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जनाजा में तो वो नहीं आए, कोई बात नहीं, ये भी शहीद था। बच्चियों के लिए माली इमदाद का ऐलान ज़रूर किया जाए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ। अहले इलाका का कहना है कि शहीद रफाकत अली तो जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच ही रहा था, लेकिन अब मसला उसकी यतीम बच्चियों का है। हुकूमत को चाहिए कि उनकी कफालत का बेहतर इंतजाम करे। कैमरामैन खालिद खान के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।
आप हालत ज़ार देख लेते उस घर की, 3 बेटियां हैं। बाय द वे हम रमज़ान के महीने के तवस्सुत से भी कहना चाहेंगे कि मुख़य्यर हज़रात भी हमें देख रहे हैं, अगर इस ख़ानदान की कोई कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेना चाहे, कोई इनकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहे तो प्लीज़ आइए, इनसे रब्ता कर सकते हैं आप। और कहाँ हैं उन लोगों की ज़मीर जो 4 माह से इसे एम्प्लॉय तो रखे हुए थे लेकिन इससे पैसा नहीं दिया, इसकी हलाल की कमाई ना है। मतलब दाता दरबार की सिक्योरिटी में 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। और बाय द वे ये जो चीज़ है इसको मैं प्ले की कहूँगी, हमारे मुल्क में हर इंडस्ट्री को अगर आप देखें, हर एवेन्यू में देखें तो इस किस्म की आपको कहानियाँ मिलेंगी कि 4-5 माह की तनख्वाह ना देना। आप किसी प्रोग्रेसिव मुल्क में सोच लें आप, तो ये सोचा भी नहीं जा सकता, पीपल टेक यू टू कोर्ट। तो लिहाजा इधर पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, और फॉर दैट मैटर आप किसी और इंडस्ट्री में अगर देख लें और अगर आप उनसे डिस्कस करें कि भाई किसी को 4-5 माह की तनख्वाह नहीं मिली, तो लोग आंखें ऐसे फाड़ते हैं और हैरानी ऐसे जाहिर करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि मतलब हर जगह ये सब कुछ हो ही रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और एक और खबर आपको बताएं कि लीगी कारकुनों ने सड़कों पर आकर दिखा दिया कि अब बॉल रहनुमाओं के कोर्ट में है। मुस्लिम लीग नून की सियासत को अब किस तरफ जाना है, क़यादत को जल्द फैसला करना होगा। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल पहुंचाने के लिए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर थी। मियां साहब ने भी अपने वीडियो पैगाम में कारकुनों को पुरअज़म रहने की हिदायत की। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उनका ये जज्बा और उनकी ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाअल्लाह, और ये जुल्म की स्याह रात इंशाअल्लाह खत्म होकर रहेगी इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। जेल की काली कोठरी जो है, इससे इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि ये समझते हैं कि ये जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून कई माह की खामोशी के बाद अचानक फिर से सियासी उफ़क़ पर मुतहर्रिक हो गई है। गुज़श्ता दिनों पार्टी क़यादत का ढांचा क्या तब्दील हुआ, गोया पार्टी ही बदल गई। सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी के सख्त बयानात हवा के बदले हुए रुख का पता दे रहे हैं। ये इमरान खान ही बताएगा। देखे, वो इतना झूठ बोलता है कि वो खुद भूल जाता है कि हकीकत क्या है। उसके वजीर झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलता है। आज पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि सच क्या है और झूठ है क्या है। NRO जो से मांग रहा है उस पर भी लानत, और NRO देने वाले पर भी लानत। पार्टी के दीगर रहनुमा भी अब खुल कर कह रहे हैं कि ईद के बाद हुकूमत को घर भेजना होगा। ईद के बाद अगर इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ना निकली तो लोग जो है ये इस अपोजिशन को मारेंगे। लोग बिल्कुल जो है वो हमारे घरों का घेराव करेंगे और उल्टा जो है वो हमें मारेंगे कि भाई आप लोग जो है ये घरों में बैठे हैं और आप इत्तेफाक करती है राना साहब से? बाहर नहीं निकल। नहीं, लोगों का बहुत प्रेशर है, आना पड़ेगा और आवाम के साथ मिल के इस हुकूमत को गिराना पड़ेगा। मरीम नवाज के हुकूमत मुखालिफ ट्वीट्स ने भी वाज़ेह कर दिया है कि खामोश रहने का बयानिया अब ख़त्म हो चुका, तहम अगले कुछ अरसे में पार्टी रहनुमाओं का लबो लहजा क्या रहता है इससे आगे के लाहे अमल का पता चलेगा। इसी पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात मुस्लिम लीग नून के कारकुन लाहौर की सड़कों पर निकले और बड़े अरसे बाद ये देखा गया है और ये सारा गहमा गहमी जो भी वहाँ हो रहा था, इस मौके पर कारकुनों को मुतहर्रिक करके मुस्लिम लीग नून क्या हासिल करना चाहती है? क्या आगे किसी मुहिम वगैरह का इरादा है, कोई तैयारी उसकी हो रही है? जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया है, जिन्होंने आवाम को कह के रुलाया है, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई है, तो ये सारी बात है। इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी किसी जमहूरी मुहिम, जो ही हम नहीं करते, हम कोई मुहिमजू पार्टी नहीं है, लेकिन जमहूरी अंदाज में जिस वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है, हम जमहूरी अंदाज से, क्योंकि ये एक मसनूई हुकूमत है, इनको इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, इन्हें इनकी अक्सरियत नहीं थी, इनको ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया है। जिन्होंने बिठाया था वो भी हैरान हैं और जिन्हें ला के बिठाया गया वो भी परेशान हैं, और ये मुल्क के अवाम जो हैं वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, मरीम नवाज़ की, दीगर जो हमारी और पार्टी है, हम ये अपना रोल जो है जब भी महसूस करेंगे एक मैच्योर पार्टी की तरह, एक कैलकुलेटेड वे में और रिज़ल्ट ओरिएंटेड, यानी कि कोई तहरीक अगर चलेगी तो उसमें हम अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे।
ये बताइएगा मुशाहिदुल्लाह साहब के रैली में मरियम नवाज साहिबा भी शरीक हुई, लेकिन कारकुनों से खिताब उन्होंने नहीं किया। क्या उनका इरादा है? कारकुनों से बात करने का फिलहाल पर है कोई प्लान, या फिर ट्विटर पर ही मुतहर्रिक रहेंगी? देखें जी, ये भी मरियम नवाज़ के बहुत ही बड़े लीडर होने का एक सबूत है कि वो ट्विटर पे बात करे तो लोग कहते हैं कि वो बाहर आके बात क्यों नहीं करती, बाहर बात करे तो वो कहते हैं ये बोलती क्यों है, वो खामोश हो जाए बावजूद अपनी वालदा की वजह से या और दीगर वजूहात जो उसके ऊपर इम्पेक्ट रहा है पीछे सारी दुनिया को पता है। तो मतलब कि उनकी हर हरकत को ज़ेर बहस लाया जाता है, और इस मौजूदा जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है इसकी नाकामी भी यही है कि इनका सारा फोकस आवाम के मसाइल को हल करने में नहीं है, बल्कि नवाज़ शरीफ क्या कर रहा है, नवाज़ शरीफ क्या खा रहा है। इनका एक पंजाब का वो है कोई एडवाइज़र है या इंफॉर्मेशन का, वो अजीब अजीब बातें करता है। वो कहता है जी आज मियाँ साहब ने जेल में करेले गोश्त खाए हैं, आज उन्होंने फला चीज़ खाई है, फला चीज़ पी है। यानी कि ये हुकूमत कर क्या रही है? आप ज़रा सोचें कि हुकूमतें इन कामों के लिए रह गई है कि जी करेला गोश्त, वो करेले ही नुमा बंदा है, बल्कि करेला भी है और नींद चढ़ा भी है। लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल नहीं है। मुजाहिदुल्लाह खान साहब, फाइनल आपसे सवाल कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और कारकुन पार्टी की हालिया पॉलिसियों पर पता नहीं क्या राय रखते हो, लेकिन तज्जियाकार समझते हैं कि पार्टी ने अवामी इश्यूज़ पर सियासत के बजाय शरीफ ख़ानदान के लिए सियासत की जो कि पॉलिसी है उसको अपनाया है, वो ठीक नहीं है। तो क्या अब पॉलिसी बदलने का कोई इरादा है आप लोगों का? देखें जी, पॉलिसियाँ जो PMLN की हैं वो तज्जियाकारों के तज्जियों की बुनियाद पे तो हम नहीं बनाते, और ना ही तज्जियाकार इस मुल्क में जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे तज्जियाकार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तज्जियाकार हैं वो तज्जियाकार है ही नहीं, वो सहूलतकार हैं किसी के, और उस सहूलतकारी का वो मुआवजा भी हैं। तो ऐसे तज्जियाकारों के तज्जिए हमेशा गलत ही साबित हुए हैं। आप ज़रा पिछले 5 साल के तज्जिए निकाल के तो देखें कि हमारे बारे में इलेक्शनों में तज्जिया क्या कह रहे थे, नताइज क्या है, और उन्हें RTS सिस्टम बंद क्यों करना पड़ा, ये तज्जियाकारों ने कभी नहीं कहा। ये नहीं बताया तज्जियाकारों ने कि लंदन प्लान क्या था, उसमें किसकी क्या ड्यूटी लगी थी, उसमें कितना पैसा तकसीम किया गया था, पाकिस्तान में कितना पैसा तकसीम हुआ था, उसके बाद उसको जिन लोगों ने आश्कार किया उस पर भी तज्जियाकार कुछ नहीं कहते। तज्जियाकार को भी PMLN, नवाज़ शरीफ हर वक्त यानी कि फ़ोकस वही हैं, और बस वह है ना, जिधर देखता हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। तो ये तज्जियाकारों का यही हाल है, और ये तज्जिया अपना देते नहीं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब कि हर आदमी ने अपना किचन तो चलाना होता है ना, तो ये रोटी तोड़ कलंदर के तज्जियों की बुनियाद पे जो है वो हमारी पार्टी कोई फैसला नहीं करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिदुल्लाह खान साहब। और अब्दुल्ला को इस तरह ब्रिलियंटली शो करते हुए, मैं चाहे इनके शो में हूँ या मैं घर में बैठ के TV पे देख रही हूँ, आई थिंक जिस तरह ये सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग्स को ब्राइट करते हैं और जिस तरह अपनी पॉजिटिविटी से हमारे दिन को पॉजिटिव बनाते हैं, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। एंड कीप वॉचिंग जियो पाकिस्तान एंड लॉट्स ऑफ प्रेजेस फॉर द टीम एंड स्पेशली हुमा एंड हैप्पी बर्थडे जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला एंड हुमा, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं रोज सुबह शूटिंग में जाने से पहले आप लोगों का शो जरूर देखता हूँ, डेली के अपडेट्स आप लोगों के शो से ही लेता हूँ। सो कीप शाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट जियो पाकिस्तान। Oh, that is Thank so you, sweet. thank you. That is very nice of you. वज़ीर आज़म ने कह दिया ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत करना ज़्यादा आसान है। वज़ीर आज़म तारीख और दुनिया से हटकर कुछ नया ही लाए हैं। डेफिनेटली वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बात की और एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ऑपोजिशन करना मुश्किल है या हुकूमत करना, और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत करना बड़ा आसान है। मुश्किल है, हुकूमत करना मुश्किल है, अपोजिशन करना मुश्किल है। खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। खान साहब के अखबार ज़रिए आजकल आए रोज़ मीडिया की जीनत बन रहे हैं। आमतौर पर यही समझा जाता है कि हुकूमत करना फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरा बिस्तर है। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमतों को दिन रात एक करना पड़ता है, मगर इस वक्त मईशत का हाल सबके सामने है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, मईशत का बुरा हाल है। ऐसे हालात में भी वज़ीर आज़म को हुकूमत करना आसान लग रहा है, तो क्या कहा जा सकता है? असल सवाल तो यह है कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम के लिए भी कोई आसानियाँ पैदा की हैं या उनकी ज़िंदगी
मज़ीद मुश्किल बना दी है। खान साहब को तो हुकूमत करना आसान लग रहा है, लेकिन क्या आवाम को भी ये हुकूमत उतनी ही आसान लग रही है? आज़िन उनकी ज़िंदगी में भी कुछ आसानी आई या नहीं, ये अहम सवाल। सीनियर तजियाकार वजाहत मसूद हमारे साथ हैं और सवाल आपने किया तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। वजाहत मसूद साहब, हम तो ऑफिस से सुनते आए हैं कि हुकूमत कोई बच्चों का खेल नहीं है, फूलों की स्टेज नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इनफैक्ट लोग बड़ा एस्पायर करते हैं हुकूमत में आने के लिए और जब आ जाते हैं तो ये बड़ा ही एक टफ टास्क है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हुकूमत करना बड़ा आसान काम है, तो क्या हम या लोग इन जनरली गलत समझते आए हैं? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक वो इमरान खान इस एहसास से बाहर नहीं आए कि वो हुकूमत में आ गए हैं। उन्हें पूरी तरह से मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उनकी पेचीदगी का इदराक नहीं है। ज़्यादा अच्छा होगा कि यही सवाल उनसे अगले साल इन्हीं दिनों में मई जून में जब उनका पहला बजट अपनी मुद्दत पूरी कर रहा होगा, अभी उनका पहला बजट अभी आना है और वो अगले साल के मिडल तक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास इस सवाल का ज़्यादा हकीकत पसंदाना जवाब होगा। फ़िलहाल वो ये समझ रहे हैं कि वो किसी फ्लेयर की, किसी स्लेट ऑफ हैंड की मदद से, किसी गिमिक की मदद से जो है वो मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उन्हें हल कर सकते हैं। अगर ये काम इतना आसान होता तो ये गुज़श्ता हुकूमतों ने कर लिया होता। खान साहब को अभी इसकी 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क की जो बहुत ख़तरनाक किस्म की जोग्राफियाई सूरत हाल में है, जिसके अंदर जो है वो मईशत एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है, अभी उन्हें पूरी तरह से अंदाज़ है। अच्छा ये बताइएगा मसूद साहब कि शायद मौजूदा सियासी हालात में वज़ीर आज़म ये तासुर देना चाह रहे हैं कि वो पुरएतमाद हैं, उन्हें मुखालफिन की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो कभी कभार असम्बली का चक्कर लगा लेते हैं। क्या उन्हें फ़िक्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर वो वाक़तन संजीदगी से अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ख़ासा फ़िक्रमंद होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन को एलिनेट करके उसके साथ एंगेज ना करके और उसके साथ एक ख़ासमाना हॉस्टाइल रवैया अख्तियार करके वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के हक़ में अच्छा नहीं किया। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा और जैसे जैसे उनकी हुकूमत के आने की जो इब्तदाई ऑप्टिमिज़म है उनके साथियों में, उनके सरपरस्तों में, वो कम होता जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो अपना दबाव बढ़ाती चली जाएंगी, तब उनके लिए नए सिरे से चीज़ें शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये सियासत है। इसमें एक माजी भी होता है, एक मुस्तकबिल भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब की ये कोई आसमान से उतरी हुई अनोखा कोई मौजज़ा है और ये कि इसके बाद जो है वो दुनिया कायम नहीं रहेगी। इसके बाद भी दुनिया ने कायम रहना है और चीज़ों ने आगे बढ़ना है। इसके पीछे भी हमारी एक तारीख़ है, हमारा एक माजी है। ज़्यादा अच्छा होगा इमरान खान साहब की सियासत के लिए, उनकी जमात के लिए और उनकी हुकूमत के लिए कि वो इन मामलात को ज़्यादा संजीदगी से लें और मुल्क को जो हालात दरपेश हैं उनकी पेचीदगी को समझने की कोशिश करें। वजह साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात पर हमने देखा है कि अक्सर उनकी पार्टी को वजाहतें देना पड़ती हैं, तो क्या खान साहब को भी उस्मान बुज़दार की तरह कोई फुल टाइम तर्जुमान रख लेना चाहिए? ऑब्वियसली किसी दिन कोई बड़ा मसला भी हो सकता है। मसाइल तो ऑलरेडी बन रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जिस तरह की तबीयत है, उनकी जो उफ्ताद तबाह है, उनकी जो नफ्सियात है, उसको देखते हुए वो तो उन्हें जो मशवरा देने वाले लोग होते हैं, जो उनके स्पीच राइटर्स भी होते हैं, जो उन्हें मामला समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उनको भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, ना वो उनके वो दिए हुए निकात पर जो है तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। वो तो जिसे कहते हैं फिलबदी चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। ये चीज़ें किसी अपोजिशन के जलसे में तो काम कर सकती हैं, किसी ड्राइंग रूम की गुफ्तगू में तो अच्छी हो सकती हैं, हो सकता है किसी मैच के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये चीज़ें चल जाएं, लेकिन 22 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें अपने लफ्ज़ों को बहुत तोल के इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म आम तौर से इस तरह से तर्जुमान रखा नहीं करते और क्योंकि ख़ुद उनसे ये तवक्को की जाती है कि जिस कदर वो अपने जहन को, अपनी सोच को, अपनी पॉलिसी को समझते हैं, कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। और अगर वज़ीर आज़म ने इसी तरह की गुफ्तगू करनी है जिसके बाद जो है वो हर दफ़े उनकी जो है वो वजाहत देना पड़े,
तो ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि तर्जुमान की बजाय वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद अपने लबो लहजे को, अपने लफ्ज़ों के इंतखाब में, अपने जो बयानात होते हैं उसमें ज़्यादा मुहतात हो तो वो कहीं बेहतर है। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा जो महज तर्जुमान रख लेने से हल हो सकेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्जियाकार वजाहत मसूद हमसे बात कर रहे थे। अभी हमारे पास गालिबन पहला घंटा ख़त्म हो गया है और हम जो हैं उन तमाम लोगों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारा इस प्रोग्राम में साथ देते हैं और जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो मेहमान हों या फिर सुपरस्टार्स हों। तो कुछ और विशेज़ हैं जो लोगों ने हम तक पहुँचाई हैं, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हरीम फारूक और मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो जियो पाकिस्तान को फॉर कंप्लीटिंग देयर 3 years। आई होप अब्दुल्ला और हुमा इसी तरह शो करते रहें और बहुत अच्छा शो करते रहें, माइंडफुल शो करते रहें, क्योंकि दिस इज़ वन शो दैट आई पर्सनली लव और आई एम श्योर कि पूरी आवाम उतने ही शौक से देखती है जितने शौक से मैं देखती हूँ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहत फ़तेह अली खान, जियो पाकिस्तान मैं बहुत ज़ौक़ शौक से देखता हूँ भैया, तो आप भी देखिए। I just want to congratulate Jio Pakistan on their 3rd anniversary and Huma and Abdullah for what they do, क्योंकि उसके बगैर हर सुबह लोगों की आधी रह जाएगी। And the passion and the wonderful way that they approach this, I cannot be happier for what they have done. So congratulations, इंशाल्लाह 3 साल क्या, 13 साल क्या, 30 साल क्या, ये शो चलता रहेगा। भाई ज़बरदस्त, हमने जो सालगिरह को है ना शब बारात का माहौल दे दिया है, भरपूर पटाखे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स बाय द वे, वी गॉट अ लिटिल चांस कि हम आपकी ट्वीट्स पढ़ें, बहुत सी हैं लेकिन एक हमें ट्वीट आई है वेरी नाइस। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मॉर्निंग शोज नॉर हैव वॉच्ड एनी अदर मॉर्निंग शो एक्सेप्ट योर्स दैट आई लव, थैंक यू सो मच, विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, योर अफगान फैन फ्रॉम लॉस एंजलिस। मतलब जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी और उर्दू स्पीकिंग लोग जहाँ भी हों दुनिया में वो हमारा शो ज़रूर देखते हैं, सो वी मीन इट, हमें काफ़ी फीडबैक भी आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं, या विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। कभी हफ्तों में नौकरियों की बहारों के वादे हुए हैं और कभी 6 माह में मुल्क की जो हालत है वो बदल देने के दावे हुए हैं और वुज़रा अवाम की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। मंगल के रोज़ हुआ क्या आपको बताएं, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी ने दावा किया कि साल के आखिर तक PTI हुकूमत जो है वो मुल्क की तारीख की कामयाब तरीन हुकूमत होगी। साल के आखिर में जहाँ मुल्क खड़ा होगा ना, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी हुकूमत होगी। यानी कि आप कह रहे हैं 3 महीने में पाकिस्तान बदल जाएगा साल के आखिर में। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आप देखिएगा कि 6 महीने सबसे बड़ा झूठ आप देखिएगा, कराची वाले दोनों वज़रा आप नहीं, मैंने कोई 4 दिन की 5 दिन की फैसल वाडा साहब ने तो 5 हफ्ते की बात की थी, ये 6-7 महीने की बात कर रहे हैं और 6-7 महीने भी जो है वो इतनी दूर नहीं है, इंतजार कर लेते। इसी प्रोग्राम में कुछ अर्से कबल वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने वादा किया था कि हफ्ते 10 दिन में इतनी नौकरियां आ जाएंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे और हर शख्स टैक्स देने को बेकरार होगा। बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, ये आपको समझा चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आके ये ना कहेगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मेरी तिक्का बोटी कर दीजिएगा। लगता है वाडा साहब का वो हफ्ता अभी तक गुजरा नहीं है। एनीवे आपको बताएं कि ऑपोजिशन अब इन अजीब व गरीब दावों पर दिलचस्प किस्म के तबसरे कर रही है, जरा सुनने आप। जो वादा इस वक्त चांडियो साहब ने कहा कि पूरा किया ना, आपने कहा कि सुनामी आ गई, एक और वादा पूरा किया है। वो कौन सा वादा है कि बाहर से लोग काम करने के लिए आएंगे मुल्क, आ गए जी, IMF आ गई, आपका मुल्क चलाने आ गई, ये एक और वादा इन्होंने पूरा किया है। भाई भिगो भिगो के लगा रही हैं शरी रहमान साहबा। चंद हफ्ते से बात निकलकर चंद महीने तक जा पहुंची, यूं ही होते होते कहीं 5 साल पूरे ना हो जाएं, आखिर में पता चले कि आवाम किसी तब्दीली के इंतज़ार में ही बैठे रह गए। बट होपफुली ऐसा ना हो, लोगों ने बड़ा भरोसा कर कर इन्हें वोट दिया है, होपफुली उनका भरोसा टूटे नहीं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ही के प्रोग्राम में चूँकि ज़्यादातर बातें होती हैं, इसलिए उन्हीं को हमने दावत दे दी है, उन्हें ज्वाइन कर उन्हें खुशामदीद। मीर साहब, फैसल वाडा हों, अली जैदी हों
हो या दीगर हुकूमती रहनुमा, ये सब लोग आपके प्रोग्राम में आकर आपसे और हमसे ऐसे वादे करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। क्या इन वादों पर डिलीवर करने की कोशिश आपको नजर आ रही है या फिर बस हम इंतजार करें? मेरा ख्याल ये है कि फैसल वाडा साहब जो है ना, वो उस वक्त उनको ये शायद खबर मिल चुकी थी कि असद उमर साहब जो है उनको वजीर खजाना के ओहदे से हटाया जा रहा है और FBR और स्टेट बैंक के सरबराहान जो है वो तब्दील हो रहे हैं, और उनका एक ख्याल था कि शायद IMF के साथ डील पाकिस्तान की होने वाली है तो उससे पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। लेकिन शायद जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए और उनको शायद ये भी ख्याल था कि जो कराची के समुंदर में कोई ड्रिलिंग हो रही है तो उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो अब वो तो मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिन में उनकी जो 5 हफ्ते की डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। लेकिन जहाँ तक अली जैदी साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो बहुत लंबी बात की। उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक जो है वो ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब तरीन हुकूमत होगी। तो ये जो बात अली जैदी साहब ने कही है, यही बात मुझे 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कही है। उनके साथ मेरी एक 1-to-1 मुलाकात हुई थी तो उसमें वो भी ये कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये बात वो पता नहीं किस बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन जो अली जैदी साहब ने बात की है वही बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। तो देखें कि दिसंबर तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते। बोलिए कि पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर है बेहतर हों, कौन सा पाकिस्तानी होगा जो ये नहीं चाहेगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस भी वैसी है जैसे ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों की थी, लेकिन आवाम को तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से तवक्कुआत कहीं ज़्यादा है, इसलिए मायूसी भी कहीं ज़्यादा होती है। फिर गैर हकीकी से वादे कर कर ये बोझ बढ़ नहीं जाता है लोगों पर? देखें, ये जो हर हुकूमत होती है वो उससे आवाम की इसी तरह की तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो उसने खुद ही तवक्कुआत का ग्राफ जो है उसको कुछ आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। क्योंकि शुरू में जब उनकी हुकूमत आई थी तो वो कह रहे थे कि देखिए हम 100 दिन में आपको बहुत कुछ करके दिखाएंगे, फिर उन्होंने कहा 6 महीने में करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जी इस साल के आखिर तक करेंगे। तो अब देखें, वो IMF से स्टेट बैंक का गवर्नर भी ले आए हैं, हफीज शेख साहब को भी ले आए हैं, और अभी साथ ही साथ वो कुछ सख्त से फैसले भी कर रहे हैं। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब अल्लाह करे कि ये उनकी बात सही साबित हो जाए, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता ये है कि ईद के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं ये इकट्ठी होके तो इमरान खान साहब के लिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं, दिसंबर 2019 तक शायद ऑपोजिशन उनको जाने नहीं देगी, उससे पहले ही उनको इंगेज करेगी। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है उनको लंबी लंबी डेट्स नहीं देनी चाहिए, जो कुछ भी करना है वो 2-3 महीने के अंदर करके दिखाएं। मीर साहब, फाइनली आपके प्रोग्राम में आने वाले हुकूमती रहनुमा जिस कदर पुरएतमाद नजर आते हैं, लगता है कि उन्हें ऑपोजिशन का कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो अगर उनका ये एतमाद ठीक है तो इसे इन वुज़रा का कमाल कहें या ऑपोजिशन की नाअहली? सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि ऑपोजिशन जो है वो यूनाइटेड नहीं है। आप देखें जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन की है, तो ये तो ऑपोजिशन नहीं है। अब किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाजत मिल जाती तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो रैली ना निकालती, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खामोशी खत्म ना करती। तो अवाम जो है वो बेवकूफ तो नहीं है, उनको साफ पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रिलीफ लेने के लिए खामोश थी, और जैसे ही रिलीफ नहीं मिली तो वो सड़कों पे आ गए। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो जब इलेक्शन के फौरन बाद उसके पास मौका था कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वो इमरान खान का रास्ता रोकती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इमरान खान का रास्ता नहीं रोका। तो शुरू में पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन सही तरीके से नहीं की, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन सही तरीके से नहीं की, और अभी तक ये दोनों जमातें जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ केसों में फंसती जा रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शख्सियात में मज़ीद मुकदमात भी कायम होने वाले हैं, और फिर हुकूमत ये तासुर देगी कि ये इन मुकदमात से बचने के लिए ये हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं है, कमजोर ऑपोजिशन है, जाती मुफादात की सियासत कर रही है। इसने अवामी जो मसाइल हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं उन पर सियासत नहीं की, और इसीलिए इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उस पर बहुत कम प्रेशर है। शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका।
अच्छा जी, ये तो हमने तकरीबन आपको टाइम मुल्क खत्म हो की भी गया। खबरें बता दी और आपको बता दिया कि दुनिया में भी क्या हो रहा है, और आज हमने तीसरी सहरी भी साथ कर ली है और अभी 3 हम साल भी रोज़ा मुकम्मल कर और लिए 3 साल कितना कुछ आज हमने अचीव कर लिया है ना। तो आपके ट्वीट्स मिल रही हैं और आपकी बड़ी दुआएं हैं, और लोग कह रहे हैं जी 30 साल तक, अब अभी तो 3 साल हुए हैं, 30 साल तक आप लोग शो करें। इंशाल्लाह। आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और कुछ और हमें विशेष पहुंची हैं तो हमने सोचा हम भी देखें, आपको भी दिखाएं, और इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे अब से कल सहरी पे। ऑफ कोर्स, सी यू। और हुमा शाह को बहुत बहुत मुबारक हो इस सालगिरह की। ये मेरा फेवरेट शो है, मुझे बहुत पसंद है, मैं तकरीबन रोज़ाना ही देखता हूँ। जियो पाकिस्तान के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हुमा को, अब्दुल्ला को, जियो पाकिस्तान की टीम को और देखने वालों को बहुत मुबारक हो। आई थिंक हुमा एंड अब्दुल्ला हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मैं 3 साल से प्रोग्राम ऑफ एंड ऑन देखता रहा हूँ, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। आई होप यू गो ऑन लाइक दिस।